आज हमारा रिसर्च सब्जेक्ट में टॉपिक है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन दैट रिसर्चर वांट टू आंसर। रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है जिसे रिसर्चर आंसर करना चाहता है, उसका उत्तर खोजना चाहता है। और अ प्रॉब्लम दैट रिसर्चर वांट टू सॉल्व, या फिर एक प्रॉब्लम है जिसे रिसर्चर सॉल्व करना चाहता है। तो पूरे लाइन का मतलब क्या हुआ? रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है जिसका रिसर्चर आंसर खोजना चाहता है, या फिर रिसर्च प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है जिसे रिसर्चर सॉल्व करना चाहता है। आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में, रिसर्च के स्टेप में सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब रिसर्च का सबसे पहला स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसको फॉर्मुलेशन करना, रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान करना, रिसर्च प्रॉब्लम को बनाना। इस इमेज को देखिए आप, जिसमें सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, डिटरमाइनिंग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फोर्थ है डेवलपिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसी तरह से 15 स्टेप्स हैं, जिसमें का सबसे पहला स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो वही इस लाइन में कह रहा है कि रिसर्च प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आप रिसर्च प्रोसेस को, रिसर्च के स्टेप्स को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। It is considered as one of the challenging और difficult phases of any research project। मतलब ये जो पहला स्टेप है रिसर्च का, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे चैलेंजिंग और डिफिकल्ट फेस है रिसर्च प्रोजेक्ट में। इट इज बिलीव्ड दैट सिलेक्शन ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम इज अ डिस्कवरी इन इटसेल्फ। ऐसा बिलीव किया जाता है कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना अपने आप में डिस्कवरी है। जैसे कि हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम बना लिया कि इस दुनिया में भगवान है कि नहीं है, तो भगवान को पता लगाना कि भगवान है कि नहीं है, इस बात को पता लगाना तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो अगर हम इस तरह का रिसर्च प्रॉब्लम बना लेते हैं और खोज करना शुरू करते हैं तो हम रिसर्च को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा समय, पैसा और जो भी चीज़ें इस रिसर्च को करने में लगेगा वो सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इसमें यह कहा गया है कि ये मोस्ट चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट फेस है रिसर्च प्रोजेक्ट का। और अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना अपने आप में डिस्कवरी है, क्योंकि अगर हम एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं तो हम कम से कम पैसों में, कम से कम समय में, कम से कम इक्विपमेंट्स यूज करके अपने रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से सिलेक्शन ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? डिस्कवरी है अपने आप में। तो हमने ये पढ़ा कि रिसर्च प्रॉब्लम या तो एक क्वेश्चन है या फिर एक प्रॉब्लम है जिसका हमें आंसर ढूंढना है या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च में सबसे पहला स्टेप है, ये मोस्ट चैलेंजिंग और डिफिकल्ट फेस है, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि गुड रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना अपने आप में डिस्कवरी है। तो अब हम रिसर्च प्रॉब्लम का डेफिनेशन सुरेश के शर्मा के अकॉर्डिंग देखते हैं। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज एन एनाग्मेटिक ट्रबलिंग एरिया और टॉपिक। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम एक रहस्यमय, एक परेशानी वाला एरिया या फिर टॉपिक है दैट नीड एन इंक्वायरी टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग और अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो इस एनाग्मेटिक ट्रबलिंग टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और अल्टीमेट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इंक्वायरी करने की नीड है, आवश्यकता है। तो पूरे लाइन का मतलब क्या हुआ? रिसर्च प्रॉब्लम एक एनाग्मेटिक ट्रबलिंग एरिया या फिर टॉपिक है जिसे खोज करने की आवश्यकता है, उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए और उस प्रॉब्लम का अल्टीमेट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। जैसे कि अभी के समय में एनाग्मेटिक और ट्रबलिंग टॉपिक क्या है? सॉल्यूशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड इन इंडिया। फीमेल फेटिसाइड का मतलब क्या है? जब कोई बच्चा माँ के पेट में रहता है और वो लड़की है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको मरवा देते हैं या फिर उस बच्चे को गिरवा देते हैं। मतलब माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को चेक करवाते हैं कि ये लड़की है या फिर लड़का है। अगर लड़की रहती है तो उसको मरवा देते हैं, तो इसे हम फीमेल फेटिसाइड कहते हैं। तो इसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कह सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस एमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन सेलेक्टेड सिटी ऑफ केरला। तो यहाँ पर रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उनमें जो मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम होता है, मॉर्निंग सिकनेस मतलब उल्टी होना या फिर उल्टी जैसे लगना, तो इसको भी हम रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में यूज कर सकते हैं और इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक एनाग्मेटिक और ट्रबलिंग टॉपिक है, ट्रबलिंग एरिया है
जिसको नीड है इंक्वायरी करने की, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए और इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन निकालने के लिए। एनाग्मेटिक, ट्रबलिंग एरिया और टॉपिक का मतलब एक शब्द में आप प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जिसे नीड है इंक्वायरी करने की, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो अब आप रिसर्च प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, अ क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस एमंग प्रेग्नेंट वुमेन इन सेलेक्टेड सिटीज ऑफ केरला। तो ये क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नॉट मेयरली अ रिसर्च प्रॉब्लम और पर्पस ऑफ द स्टडी, बट इट इज वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, व्हाट इज नॉट वेल अंडरस्टूड एंड व्हाट इज लैकिंग, विच इज टू डिस्कवर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट केवल रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मुलेशन है कि व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज नॉट वेल अंडरस्टूड, क्या चीज़ अच्छे तरह से समझा नहीं गया है, एंड व्हाट इज लैकिंग, क्या इसमें कमी है, व्हाट इज टू बी डिस्कवर, क्या हम खोजना चाहते हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप इस स्टेटमेंट में देखिए, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? मॉर्निंग सिकनेस, क्या चीज़ हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं। जिंजर का इफेक्ट, अदरक वाली चाय का मॉर्निंग सिकनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं। तो क्या चीज़ हमें डिस्कवर करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए हमें क्या सॉल्व करना है कि जिंजर वाली चाय को पीने से मॉर्निंग सिकनेस कम होता है या फिर नहीं होता है, इसको हम खोजना चाहते हैं, इसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, इसको हम रिसर्च करना चाहते हैं। अदरक का मॉर्निंग सिकनेस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? केवल इसमें जो प्रॉब्लम है मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन में जो मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है वो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है। और ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप रिसर्च प्रॉब्लम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफरेंस समझ गए होंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ही रिसर्च प्रॉब्लम मान के चलना है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस तो है, लेकिन दोनों को एक जैसा ही मान के चलना है। आप रिसर्च प्रॉब्लम को प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिसर्च प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ को एक ही मानकर चलना है। रिसर्च प्रॉब्लम लिखो या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, मतलब वही है। और जो भी डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। तो हम आगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिसर्च प्रॉब्लम मान कर चलेंगे। तो मैं अगर रिसर्च प्रॉब्लम कहूँ या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहूँ तो आप कंफ्यूज मत होना। तो अब हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या फिर सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से हम रिसर्च प्रॉब्लम को बना सकते हैं। सबसे पहला है पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे कि हमारे आसपास ही कई घटनाएं होती रहती है जिसे हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस सफर बाय वाइफ्स ऑफ एल्कोहलिक हस्बैंड्स। मतलब हम अपने आसपास ही कई घरेलू हिंसा के केसेस को देखते हैं जहां उसका हस्बैंड शराब पीता है, उसके बाद पति और पत्नी में लड़ाई होता है। तो इसको हम एक तरह से रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। अपने आसपास के एरिया में ही जो घटनाएं घटती है उसको हम एक्सपीरियंस करके, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हम रिसर्च प्रॉब्लम को बना सकते हैं। सेकंड है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नर्सेस क्लिनिक में काम करती हैं, हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है कई सारी चीज़ों का। फॉर एग्जांपल, अ नर्स फाइंड दैट अनरेस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर्स इन सर्जिकल वार्ड रिड्यूस द एनाल्जेसिक डिमांड एमंग पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट। मतलब कहने का, नर्सेस ये ऑब्जर्व करती है कि किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होता है उसके बाद जो उनका घाव रहता है उसमें दर्द होता है, तो उसके लिए हमें मेडिसिन देना पड़ता है दर्द के लिए। लेकिन अगर उसके फैमिली वाले को वहाँ आने दे, उससे बात करने दे, तो दर्द की दवा की ज़रूरत हमें कम पड़ती है। लेकिन सर्जिकल वार्ड में हम किसी को ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दे सकते क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का चांसेस होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति सर्जिकल वार्ड में आता है तो सभी को इन्फेक्ट कर सकता है। इस वजह से ज़्यादा पेशेंट के साथ मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन नर्सेस ऑब्जर्व करती है कि पेशेंट के साथ अगर उसके फैमिली वाले को रहने दिया जाए तो दर्द की दवा कम ज़रूरत पड़ती है। तो इसको भी हम एक रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं।
थर्ड सोर्स है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, मतलब किसी लिटरेचर को जज करना। जैसे कि हम किसी लिटरेचर को अगर क्रिटिकली स्टडी करते हैं, किसी बुक को क्रिटिकली स्टडी करते हैं या किसी लिटरेचर को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि हम उसको रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि नर्सेस रीड एन आर्टिकल ऑन प्रिवलेंस ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन अमंग पेशेंट विथ एक्सटर्नल फिक्सटेटर। तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद नर्सेस के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आने लगेंगे, जैसे कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में आएंगे और हम रिसर्च प्रॉब्लम को यहाँ से भी खोज सकते हैं। चौथा सोर्स है प्रीवियस रिसर्च, पहले से ही जो रिसर्च हो चुके हैं उनमें से भी हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति रिसर्च करे लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो कुछ न कुछ नए क्वेश्चंस उसके साथ भी आते हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी हम रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में यूज कर सकते हैं। पांचवा सोर्स है एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पहले से कुछ थ्योरी अवेलेबल है वहाँ से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी को चेक करना है कि सिगमंड फ्रॉइड का थ्योरी कितना सही है, तो हम यहाँ पे भी एक रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे थ्योरी अवेलेबल हैं, उसके बेस पे भी हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हमारा एक तरह से रिसर्च प्रॉब्लम बनता है। छठवां सोर्स है कंज्यूमर फीडबैक, मतलब जैसे कि कोई दुकानदार है वो कंज्यूमर से, अपने ग्राहक से फीडबैक लेता है कि मेरा सामान कैसा है। इससे क्या होगा कि दुकानदार को अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। जैसे कि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट आफ्टर एंजियोग्राफी अ नर्स ऑब्टेन अ फीडबैक फ्रॉम अ पेशेंट, द पेशेंट वर्बलाइज दैट इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस एक्सेप्ट फॉर द डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ प्रेशर ड्रेसिंग एट द फीमोरल पंक्चर साइट। मतलब पेशेंट का एंजियोग्राफी हुआ, डिस्चार्ज के टाइम में नर्स उनसे पूछती है कि आपको ये प्रोसीजर कैसा लगा, तो पेशेंट बोलती है कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जो पंक्चर साइट में प्रेशर ड्रेसिंग लगा हुआ था उसको रिमूव करते टाइम मुझे दर्द हुआ, मुझे डिस्कम्फर्ट लगा। ऐसा फीडबैक देती है पेशेंट, कस्टमर या कंज्यूमर। यहाँ पे हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या बना, डिस्कम्फर्ट। प्रेशर ड्रेसिंग को निकालते समय उसको डिस्कम्फर्ट हुआ, उसको दर्द हुआ, तो इस दर्द को सॉल्व करने के लिए हम कोई उपाय लगा सकते हैं। मतलब हमारा एक तरह से रिसर्च प्रॉब्लम बन गया, इसको कैसे ठीक किया जाए, डिस्कम्फर्ट को कैसे कम किया जाए। सातवां सोर्स है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़, मतलब हमें परफॉर्मेंस को, नर्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, नर्स के केयर के क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, केयर के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएं जिससे परफॉर्मेंस और केयर का क्वालिटी इम्प्रूव हो। तो एक तरह से ये भी एक समस्या है, तो इस समस्या को भी हमें सॉल्व करना है, मतलब केयर के क्वालिटी में, नर्स के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाना है। तो ये भी एक तरह से रिसर्च प्रॉब्लम को खोजने में हेल्प करता है। एट्थ है सोशल इश्यूज, जैसे कि सोसाइटी में कई इश्यूज हैं। HIV एड्स पे हम कर सकते हैं, फीमेल फेटिसाइड पे कर सकते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे कर सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी पे भी कर सकते हैं। नाइन्थ है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कोई भी एक टॉपिक को हम बहुत सारे लोगों के सामने रखते हैं, सभी लोग अपना अपना प्रतिक्रिया देते हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसके बारे में बताते हैं। तो इससे क्या है, सबका ओपिनियन सुनने के बाद हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम आराम से बना सकते हैं, मतलब कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा रहेगा रिसर्च करने के लिए। 10वां सोर्स है इंट्यूजन। इंट्यूजन का मतलब होता है कि हमारे माइंड में ही कई सारे चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ चीज़ को हम देखते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो यहाँ से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। कई टॉपिक्स के बारे में हमें खुद भी बहुत सारी नॉलेज होती है, तो हम अपने नॉलेज के बेस पे किसी भी चीज़ को एक रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। 11वां सोर्स है फोकलोर्स, मतलब परंपरा। कई हमारे परंपराएं होती हैं, कई हमारे बिलीफ होती हैं, उसके बेस पे भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। जैसे कि ऐसा जनरली बिलीव किया जाता है कि एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले हमें कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाता है, हमारा नंबर कम आता है एग्ज़ाम में। ये एक बिलीफ है। ऐसा माना जाता है कि
एग्जाम से पहले नहीं पढ़ना चाहिए, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए एग्जाम से पहले। ऐसा हम बिलीव करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या ऐसा सही में होता है? तो इसको भी हम एक तरह से चेक कर सकते हैं कि इस पर हम स्टडी कर सकते हैं कि क्या सच में एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले पढ़ने पर हमारा नंबर कम हो जाता है, हम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते ज़्यादा, या हम आंसर को भूल जाते हैं। 12वां सोर्स है एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन। जैसे कि आपने देखा होगा गांव में कई तरह की बीमारियों के कई तरह के इलाज होते हैं, तो क्या वो इलाज उस बीमारी के लिए सही है? क्या वो सच में काम करता है या फिर नहीं करता है? तो हम क्या है, फील्ड में एक्सपोज हो रहे हैं, फील्ड में हम जा रहे हैं, हम वहाँ के ट्रेडिशन को देखते हैं, कैसे वो लोग इलाज करते हैं, या कुछ भी चीज़ जिसको आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उसको भी हम रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में बना सकते हैं। लास्ट सोर्स है कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट्स। मतलब जो भी व्यक्ति किसी चीज़ में एक्सपर्ट है उनसे हम कंसल्ट भी कर सकते हैं, उनसे हम पूछ भी सकते हैं। जैसे कोई रिसर्चर नर्सिंग से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं, तो नर्सिंग में जो एक्सपर्ट हैं, जो नर्सिंग में पढ़े हैं, जो नर्सिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, वो रिसर्चर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन से रिसर्च प्रॉब्लम पे रिसर्चर रिसर्च कर सकते हैं, क्या ऐसा नया टॉपिक है जिस पर रिसर्चर रिसर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सपर्ट लोग भी बताते हैं, तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको रिसर्च प्रॉब्लम का सोर्स समझ में आया होगा, कहाँ से हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के सोर्स क्या हुए? पर्सनल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम बना सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर को जज करके भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, प्रीवियस रिसर्च से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है उनसे भी रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, कंज्यूमर के फीडबैक से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एक्टिविटी से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, सोशल इश्यूज हैं उनसे भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, इंट्यूजन के थ्रू भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं, फोक वे, एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन, कंसल्टेशन विथ एक्सपर्ट्स, यहाँ से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो आपको सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम देखते हैं। एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम को कैसा होना चाहिए। पहला है सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग प्रोफेशन। मतलब हमारा प्रोफेशन नर्सिंग है, तो हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कहने से मतलब है कि नर्सिंग प्रोफेशन को फ़ायदा होना चाहिए, पेशेंट को फ़ायदा होना चाहिए, नर्सेस को फ़ायदा होना चाहिए, हेल्थ केयर जो सिस्टम है उनको फ़ायदा होना चाहिए, नर्सिंग का जो केयर का क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नर्सिंग से रिलेटेड थ्योरी डेवलप होना चाहिए कि नर्सेस को कैसे काम करना चाहिए, और नर्सिंग थ्योरी भी डेवलप होना चाहिए, और जो करंट में नर्सिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। कुल मिला के रिसर्च प्रॉब्लम नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं तो उनका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट से ही रिलेटेड होना चाहिए। हमारा नर्सिंग में पढ़ रहे हैं रिसर्च, तो हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो नर्सिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को यूनिक होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। जिस टॉपिक पे अभी तक किसी ने भी रिसर्च नहीं किया उस टॉपिक को हमें रिसर्च करना है। जिस टॉपिक पे पहले से ही रिसर्च हो चुका है उसी टॉपिक पे अगर हम भी रिसर्च करें तो रिसर्च करने का क्या मतलब, फिजिबल होना चाहिए। मतलब टाइम हमें कम लगना चाहिए, पैसा हमें कम लगना चाहिए, इक्विपमेंट्स और सप्लाई भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स और सप्लाई वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, उसको चलाने वाले ऑपरेटर्स भी हमारे पास होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी होना चाहिए हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कहने का मतलब जहां आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिन लोगों पे रिसर्च करना चाहते हैं वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं रिसर्च करने के लिए। अगर वो परमिशन ही नहीं देंगे तो आप रिसर्च कहाँ से करेंगे। जैसे कि मान लो कि आप किसी एम्स हॉस्पिटल में रिसर्च करना चाहते हैं, तो जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो अगर आपको परमिशन ही नहीं देंगे वहाँ पे रिसर्च करने के लिए तो आप कहाँ से रिसर्च कर पाएंगे। तो इसमें भी फिजिबल होना जरूरी है। पीयर सपोर्ट होना चाहिए। पीयर सपोर्ट्स कहने से मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ काम करेंगे, उनका भी सपोर्ट होना ज़रूरी है। नहीं तो उनके सहयोग के बिना आप अकेले ही रिसर्च नहीं कर पाओगे। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट भी हमारे अवेलेबल होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब है
जिन लोगों पे हम स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर हम प्रेग्नेंट वुमेन में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो हम रिसर्च करेंगे ना। रिसर्चर कॉम्पिटेंस, मतलब रिसर्चर को पूरी तरह से कॉम्पिटेंस होना ज़रूरी है। वो जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, अब तक जितना भी उस पर रिसर्च हुआ है, उस टॉपिक पे जितना भी जानकारी अभी तक अवेलेबल है, उन सभी चीज़ों के बारे में उसको पूरा जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, तो प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में उसको पूरा जानकारी होना चाहिए। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे फिटस बनता है, कैसे बेबी बनता है, माँ के शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेग्नेंट होने पे, और भी जो भी इससे रिलेटेड जानकारी है उसको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। एथिकल कंसिडरेशन, मतलब सभी जगह से उनको परमिशन भी मिलना ज़रूरी है। जिन पर वो स्टडी करना चाहते हैं उनका अगर परमिशन ही नहीं है, वो भाग ही नहीं लेना चाहते हैं, वो रिसर्च में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं, तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना रिसर्च कर सकते हैं। तो परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, परमिशन मिलना चाहिए मतलब उनसे, तभी हम रिसर्च कर सकते हैं। सॉल्वेबल रिसर्चेबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम भगवान को खोजना चाहते हैं कि भगवान है कि नहीं है, तो इस चीज़ को हम नहीं खोज सकते, तो ये सॉल्वेबल नहीं है, ये रिसर्चेबल नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसा टॉपिक छांटना है जिसको हम खोज सकते हैं, जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आ सकता है। ऐसी चीज़ों पे हमें रिसर्च करना है। तो ऐसा हमें रिसर्च प्रॉब्लम बनाना है। करेंट टॉपिक पे होना चाहिए, मतलब अभी एट प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन हमें ढूंढना है। तो टॉपिक भी हमारा करेंट का होना चाहिए, अभी का, ना कि हम 10 साल 20 साल पुराना टॉपिक को ले रहे हैं। हमारा टॉपिक भी करेंट का होना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो, रिसर्च करने से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। कुल मिला के कहने का मतलब है अभी के समय के जो लोग हैं उनको इनसे फ़ायदा होना चाहिए। टॉपिक हमारा प्रेजेंट का रहेगा, तभी हम प्रेजेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोरोना टाइम में हमें वैक्सीन की नीड थी, तो करेंट में उस वैक्सीन को लाया गया, प्रेजेंट में उस वैक्सीन को लाया गया, तभी तो उसका यूज हुआ। अगर 10 साल बाद कोई रिसर्च करता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी यूज है उसका। इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मतलब जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है हमारा, वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी तो हम अपना तन मन धन लगाकर उस रिसर्च को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा रिसर्च करने में, तो हम उस रिसर्च को कंप्लीट नहीं करेंगे, आधे में ही छोड़ देंगे। इसलिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम का जो भी टॉपिक है वो। तो ये सारे जो है क्राइटेरिया है एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के लिए। सबसे पहला क्या है, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब नर्सिंग फील्ड को फ़ायदा होना चाहिए। दूसरा है फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल क्या क्या चीज़ में हो सकता है, टाइम में होना चाहिए, पैसा में होना चाहिए, इक्विपमेंट्स और सप्लाई में होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में होना चाहिए, पीयर सपोर्ट में होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए, रिसर्चर कॉम्पिटेंस होना चाहिए, एथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए। यहाँ पे टाइम में फिजिबल कहने से मतलब समझिए, अगर मान लो हम रिसर्च करना चाहते हैं क्विंटीप्लेट पे, मतलब एक समय में एक ही टाइम में 5 बच्चे होना, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, उन जो भाई बहन हैं उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, मतलब किसी का 5 बच्चा एक साथ ही हुआ हो एक ही टाइम पे। जैसे कि जुड़वा बच्चा होते हैं ना, तो वैसे 5 बच्चे भी होते हैं। तो उन 5 जो बच्चे हैं, उन जो भाई बहन हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है, इस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो पहले तो हमें इसमें सब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि 5 बच्चे एक साथ हुआ है, ऐसा हम कहाँ ढूंढेंगे, ऐसा हमको नहीं मिलेगा जल्दी करके। बहुत कम ऐसे माता पिता हैं जिनके 5 बच्चे एक साथ एक ही समय में हुआ है, तो इसको ढूंढने में हमें बहुत समय लगेगा। तो इस तरह का रिसर्च प्रॉब्लम हमें नहीं बनाना है, ताकि हमारा जीवन भर का समय ख़त्म हो जाए। ओरिजिनल होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम, सॉल्वेबल और रिसर्चेबल होना चाहिए, करेंट टॉपिक पे होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो आप क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम समझ गए होंगे। लास्ट में हम फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को देखते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं। इसमें 5 स्टेप है, जिसमें पहला है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, दूसरा है रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज, तीसरा है डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक, चौथा है इवॉल्वेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, पांचवा है फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक,
पहले तो हमें रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करना है कि हम कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कि हमने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। मतलब हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है किसी को, उस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो हमने रिसर्च टॉपिक क्या सिलेक्ट किया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, HAI। सेकेंड स्टेप है रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज। सेकेंड में हम क्या करेंगे, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन पे क्या क्या रिसर्च हो चुका है, क्या क्या उनके रिजल्ट थे, वो सारी चीज़ों को हम रिव्यू कर लेंगे। और जो भी थ्योरीज अवेलेबल है इन पे उसको भी रिव्यू कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे कि इस पर क्या क्या रिसर्च हो चुका है। मतलब इसके बारे में टोटल जानकारी हमें इकट्ठा करना है। थर्ड स्टेप है डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। मतलब रिसर्च टॉपिक को हम डिलिमिट करेंगे, हम इसमें लिमिटेशन तय करेंगे, हम इसमें लिमिटेशन सेट करेंगे। हॉस्पिटल में तो कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसीलिए रिसर्चर क्या करता है, डिलिमिट कर देता है टॉपिक को। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन से इंसिडेंस ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया पे डिलिमिट कर देते हैं। मतलब हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन से हम केवल एक टॉपिक को ले रहे हैं, वो है वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया, इंसिडेंस ऑफ वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। मतलब जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, जिनको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, उनको जो निमोनिया होता है, उनको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। केवल एक टॉपिक पे हम लिए, जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे है उसमें जो निमोनिया होता है उस पर ही बस हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो हम क्या किए, एक ब्रॉड टॉपिक था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो उसको हम डिलिमिट करके केवल वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया पे डिलिमिट कर दिए। तो हमने एक बड़ा सा टॉपिक में से एक छोटा सा टॉपिक को बाहर निकाल लिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चौथा स्टेप है इवॉल्वेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। फिर हम रिसर्च प्रॉब्लम को इवॉल्वेट करेंगे। जो भी हमने क्राइटेरिया में पढ़ा कि ये सॉल्वेबल है कि नहीं है, ये रिसर्चेबल है कि नहीं है, क्या ये फिजिबल है टाइम के मामले में, पैसा के मामले में, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हम इन सब चीज़ों को इवॉल्वेट करेंगे। और जो मेथोडोलॉजी इसमें क्या क्या यूज होंगे, क्या ऐसा हमको सब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह की सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इवॉल्वेट करेंगे। जो हमने क्राइटेरिया में पढ़ा वही सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हो कि वो सारी चीज़ों को हम इवॉल्वेट करेंगे। लास्ट स्टेप है फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली इवॉल्वेट करने के बाद, फिजिबल होने के बाद, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड होने के बाद, सॉल्वेबल जैसा होने के बाद, ये सारी चीज़ें हम चेक कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्टेटमेंट हम बना लेंगे। जैसे कि इसमें एक स्टेटमेंट बनेगा, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन इंसिडेंस ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया अमंग पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर एडमिटेड इन ICU ऑफ एम्स ऋषिकेश। मतलब ऋषिकेश उत्तराखंड में जो एम्स है, वहाँ पर मैकेनिकल वेंटिलेटर पे जो पेशेंट हैं उनमें वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया होने के चांसेस हैं। तो उस इंसिडेंस को हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे। तो आपको फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।